आज की कक्षा में हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसको हमने शुरू ज़रूर किया था पर ख़त्म नहीं किया था। अपनी पुस्तक हिंदी युवक भारती का ओजोन विघटन का संकट। पाठ शुरू करने के पहले कुछ सरल भाषा में ओजोन का विघटन का संकट आखिर है क्या, ये समझ लेते हैं। हम सरल शब्दों में समझते हैं ओजोन क्या है। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है या ऑक्सीजन का एक प्रकार है। ऑक्सीजन के दो परमाणु यानी दो एटम को जुड़ने से ऑक्सीजन से O2 गैस बनती है जिसे हम सांस लेते समय फेफड़ों के अंदर खींचते हैं, और तीन ऑक्सीजन परमाणुओं के जुड़ जाने से ओजोन का एक अणु बनता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और इसमें से तीव्र गंध आती है। गंध मतलब बदबू जैसी आती है। ओजोन गैस ऊपर वायुमंडल मतलब जो हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत बनाते हैं। वायुमंडल में व्याप्त समस्त ओजोन का कुल 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल थोड़ा हमारी धरती से दूर है तो हमारे लिए इतना कष्टकारी नहीं है। वायुमंडल में ओजोन का कुल प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में बहुत ही कम है। प्रत्येक 10 लाख वायु अणुओं में से 10 में से भी कम ओजोन अणु होते हैं। तो यह हमारे लिए, जब ये हम शुरुआत में जब धरती पे मनुष्य जाति ने रहना शुरू किया था तब इतना ओजोन कोई तकलीफ नहीं दे रही थी, पर हमने ही उसमें बढ़ोतरी कर कर अपने लिए ही मुश्किलें खड़ी की। ओजोन की कुछ मात्रा निचले वायुमंडल शोभ मंडल में भी पाई जाती है, पर वह कम मात्रा है। रासायनिक रूप से समान होने पर भी दोनों स्थानों पर ओजोन की भूमिका महत्वपूर्ण है। समताप मंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाने के काम करती है। जो ओजोन की परत सूर्य के पास है और हमसे दूर है वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि वह जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूर्य से आती है जो हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए और जीव जंतु के लिए भी हानिकारक है, उसे वह धरती के मंडल में घुसने नहीं देती है। परंतु यही जब शोभ मंडल में ओजोन हानिकारक संदूषक मतलब पॉल्यूटेंट के रूप में कार्य करती है। जो हमारे पास का मंडल है जिसे शोभ मंडल बोलते हैं, वहाँ पर ये पॉल्यूटेंट है। और कभी कभी तो जो शोभ मंडल, जो मंडल हमारी धरती के बहुत पास है, उसमें यह गैस बहुत कम मात्रा में ही मानव के फेफड़ों, तंतुओं तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आदिकाल से लेकर ओजोन इतनी हानिकारक गैस हमारे लिए थी नहीं, वो जो थी वो बहुत कम मात्रा में, पर हमने उसमें बढ़ोतरी करके उसे पॉल्यूटेंट के रूप में बना दिया, संदूषक बना दिया, प्रदूषण फैला दिया, और तब यह गैस एक मुश्किल का कारण बनी। आगे समझते हैं। मानव जनित औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण का मतलब है इंडस्ट्रियल जो हमने पॉल्यूशन फैलाया, के फलस्वरूप शोभ मंडल में ओजोन की मात्रा बढ़ गई। अब जो यह मात्रा बढ़ गई यह हमारे लिए बहुत तकलीफ का कारण बनी, और समताप मंडल में जहाँ इसकी आवश्यकता है ओजोन की मात्रा घट रही है। देखिए होना क्या चाहिए था, समताप मंडल में ओजोन की जो लेयर थी, वह परत जो थी वह थिक होनी चाहिए थी, घनी होनी चाहिए थी, और हमारे शोभ मंडल में जो हमारे धरती के पास है वहाँ पर इसकी मात्रा कम होनी चाहिए थी। अब हो गया है वह उल्टा, शोभ मंडल में मात्रा बढ़ गई है आवश्यकता से अधिक, और समताप मंडल में ओजोन की परत पतली होती जा रही है। इससे अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें हमारे यहाँ पर पहले से ज़्यादा आने लगी हैं, जो कि हमारे लिए खतरनाक है। देखिए सूर्य से दूरी, सूर्य की गर्मी, यह सब एक कारण है जो हमें मनुष्य जाति को फायदा पहुंचाते हैं। परंतु जब ये मात्रा घट जाएगी ऊपर समताप मंडल में, तो फिर यह सारी की सारी रेज हमारे लिए हानिकारक बन जाएंगी। अब ओजोन परत का महत्व समझो। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत समस्त भूमंडल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। यह सूर्य की हानिकारक बैंगनी किरणों को
ऊपरी वायुमंडल में ही रोक लेती थी। तो क्या होता था, यह बैंगनी जो किरणें थी वो वायुमंडल में प्रवेश ही नहीं कर पाती थी और उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने नहीं देती थी। जो ये पराबैंगनी विकिरण है मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो ये ओजोन दो तरीके से हमारे लिए काम करती है। जब वह समताप मंडल में रहती है तो वह घनी होनी चाहिए, तो वह हमारे लिए वहाँ पर उपयोगी सिद्ध होती है। पर अगर वह क्षोभ मंडल में उसकी मात्रा बढ़ गई तो हमारे लिए हानिकारक हो गई, और यह हमने औद्योगिक अपना जो प्रदूषण फैलाया उससे हमने खुद से बढ़ा के ली। तो अब यह जो स्थिति आई है यह बहुत विकट है, और इनका दुष्परिणाम देख लीजिए। अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से निकलती है, सूर्य से, उसका दुष्परिणाम क्या है, दुष्प्रभाव क्या है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होने की संभावना रहती है, और यह मनुष्य और पशुओं के डीएनए संरचना में बदलाव लाती है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो डीएनए की संरचना की महत्व बहुत भली भांति समझते होंगे, और इनके कारण आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। अगर इसका सही समय पे उपचार न किया जाए तो मनुष्य अंधा भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा हानि फैला सकती है पृथ्वी पर। पराबैंगनी किरणें मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी, जो इस वक्त भी हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी चाहिए कहा जा रहा है, उस पर ही यह हानिकारक सिद्ध होंगी, जिसके कारण कई संक्रामक रोगों का शिकार हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी कठिन स्थिति है। पराबैंगनी किरणें पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को भी प्रभावित करती है, और न सिर्फ मनुष्यों को परंतु पेड़ पौधों के भी जो पूरे दिन के कार्य क्रियाकलाप हैं उसे भी प्रभावित कर रही है ये पराबैंगनी किरणें। अब हम पाठ की तरफ चलते हैं और पेज नंबर 52 देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले कठिन शब्द देखिए। अस्तित्व, वजूद, श्रेय, उत्तम, सांद्रता, सांद्र होने का भाव, घना होने का, कंसंट्रेशन जिसे बोलते हैं। सौर विकिरण, सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी की पर आ रही है उसे सौर विकिरण बोलते हैं। अवरक्त, अधोरक्त इसको बोलते हैं। इंफ्रारेड, विद्युत ये चुंबकीय किरणें हैं, प्रकाश से भी ज्यादा तेज है। अल्प, तुच्छ, तरंग, दैर्ध्य, ये भी एक शब्द आएगा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। तो इसका मतलब है एक तरंग कंपन जो कि में कण के द्वारा, देखिए एक एटम, एक कण एक जगह से दूसरी जगह की जो दूरी तय करता है वेवलेंथ से, ऊर्जा, शक्ति, बाह्य, भारी, इसका विलोम होता है आंतरिक, अवशोषित जिसका अंत किया गया हो, रोजमर्रा, हर रोज या प्रतिदिन, सभ्यता, समाज, मानव विकास, समाज के लिए प्रयोग ये शब्द होता है। अंधाधुंध, बेहिसाब, दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ने को दुष्प्रभाव बोलते हैं। संतुलन, अच्छी तरह से तोलने का क्रिया, बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, कि अच्छे से संतुलन कीजिए अपने जीवन में, पढ़ाई में और दूसरे अपने हम जो समय व्यतीत। अपवाद, किसी वाक्य का खंडन करने के लिए कही हुई बात, उसे हम बोलते हैं ना एक्सेप्शन हर चीज के होते हैं, तो अपवाद हर चीज का होता है। प्रशीतन, ठंडा रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ड प्रशीतन। फ्रिज जिसको बोलते हैं ठंडा रखने के लिए बोलते हैं। अब हम बात समझने की कोशिश करते हैं। वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को जाता है। तो ओजोन इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि पूरी धरती पर जो जीवन ही फल फूल रहा है ओजोन का वही उसको श्रेय देते हैं हम। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं।
इनमें दृश्य, प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती हैं। सौर से जो किरणें निकलती हैं उसमें कई तरह की किरणें होती है। एक तो प्रकाश फैलाने वाली किरणें, एक इंफ्रारेड किरणें और एक अवरक्त किरणें। तो पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्ध्य की किरणें होती हैं। ये किरणें काफ़ी घातक होती है, इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, इसलिए हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो हमारे वायुमंडल में जो ओजोन था वो बाहर से आने वाली इंफ्रारेड किरणों को सोख लेता था, अवशोषित कर लेता था, पी लेता था और उन्हें धरती तक नहीं आने देता था। यदि ये किरणें बेरोक-टोक धरती की सतह पर चली आएं तो इंसान के साथ ही साथ जीव मंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भी भारी नुकसान हो सकता है। यह बात हम समझ सकते हैं कि न सिर्फ मनुष्य के लिए परंतु जीव जंतुओं के लिए भी ओजोन उतनी ही कष्टकारी है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे बारिश से हमें छतरी बचाती है, उसी प्रकार हमारे पृथ्वी को छतरी रूपी ओजोन हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसीलिए हमें कितनी सारे जैसे कैंसर और दूसरे संक्रमणों से बचाती है ओजोन। इसीलिए प्राय इसे हम ओजोन छतरी के नाम से पुकारते हैं। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती है। मैंने आपको समझाया कि यह आदि काल से है, कोई आज नई छतरी नहीं बनी है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, और उसके तले ही सभ्यता फलती फूलती रही है। मानव जाति के लिए यह बहुत ज़्यादा जरूरी थी। विकास की अंधी दौड़ में हमारे संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। हमें जैसे जैसे सुख सुविधाओं की जरूरत पड़ती गई, हम बहुत ज़्यादा संसाधनों का बिल्कुल बिना सोचे समझे प्रयोग करते चले गए और यह नहीं सोचा कि इससे, आज भी हम नहीं सोचते कि हम कितना ज़्यादा पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वह एक दिन हमारी समुद्र में जाके हमारे जीव जंतुओं का गला घोट देगी और एक दिन हम इतनी ज़्यादा उसके पर्वत बना देंगे पॉलीथीन के। इसी प्रकार पानी का दुरुपयोग, वायु का दुरुपयोग, हर चीज़ का हम अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। हम ये बात सोच ही न सके कि इस चीज़ का हमारे ऊपर और पृथ्वी के ऊपर बुरा प्रभाव क्या हो रहा है। बिना सोचे मनुष्य तरक्की करता चला गया, उन्नति करता चला गया। आज क्या हो रहा है, परिणाम सबके सामने आ रहे हैं। हमारे कारनामे से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। बैलेंस पूरा का पूरा खत्म हो गया है हमारी पृथ्वी का। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष है जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई है। पूरे के पूरे भूमंडल में कोई ऐसी चीज बाकी नहीं होगी जिससे हमारे, मैंने आपको बताया ना, हमने वायु, पृथ्वी, जल, भूमि, मिट्टी सबको प्रदूषित कर दिया है और हर चीज प्रभावित हो गई है। स्पष्ट है, ओजोन भी इसका अपवाद नहीं। ओजोन जो हमारे लिए बहुत लाभकारी थी और साथ ही साथ हानिकारक थी, पर जैसी थी वैसी संतुलित थी। आज हमने उसका भी संतुलन पूरा का पूरा ऊपर नीचे कर दिया है। आइए अब देखिए कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक मतलब कीड़े मारने की दवाई, प्रसाधन सामग्री जो हम मेकअप यूज करते हैं, दवाएं, मेडिसिन और रंग रोगन पेंट, इन सब से लेकर प्रशीतक मतलब फ्रिज और एयर कंडीशन वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है, जिसको हम बोलते हैं ठंडा करने का बहुत ज़्यादा स्थान है, महत्वपूर्ण। सन 1930 में पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और
सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था। पहले इन गैसों का इस्तेमाल होता था, पर जैसे जैसे समय बदला तो समझेंगे कौन सी गैसों का इस्तेमाल होता है। देखिए, पहले कठिन शब्द देख लीजिए। व्यावहारिक, व्यवहार में आने योग्य, अरसे, समय, अध्ययन, पढ़ाई, अक्रियाशील, क्रिया न करना, जैसे बोलते हैं ना कोई क्रियाशील है, काम करता है, अक्रियाशील जो काम नहीं करता, अज्वलनशील जो आसानी से न जले, ज्वलनशील वस्तुएं जैसे पेट्रोल ये बहुत आसानी से जल जाती हैं, अपघटन कमी हो जाने को अपघटन बोलते हैं, तदनंतर उसके बाद, और आखिरी शब्द है यौगिक, किसी के साथ मिला, योग करके बना हुआ, मिलके बनी हुई कोई चीज को यौगिक बोलते हैं। वापस पाठ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यो पृथ्वी बचाओ युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश है। हमारा काम है, अब यह पृथ्वी हमारे हाथों में है, हम उसे संभालें। तो पहले उनका इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। उदाहरण तो ये गैसें तीक्ष्ण थी, तीक्ष्ण मतलब तीखी थी, और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी, जिसे हम पर्याय बोलते हैं, जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज की गई। कॉम्बिनेशन होता है ये, इसकी खोज की गई, इसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं। की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। तो ये उपलब्धि आने से एकदम क्रांति आ गई पूरे जगत में। सबको लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका है ठंडा करने का, प्रशीतन करने का। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकता है, क्योंकि इसकी क्या अहमियत थी, क्या खासियत थी। ये रंगहीन थे, इसमें कोई रंग नहीं था, गंधहीन थे, कोई स्मेल, कोई बदबू नहीं थी, और अक्रियाशील होने के साथ ज्वलनशील भी थी। रिएक्ट नहीं करती थी, अक्रियाशील होना मतलब रिएक्ट नहीं करती थी, और अज्वलनशील होना मतलब नॉन इन्फ्लेमेबल थी, तो जलती भी नहीं थी। तो ये सारी की सारी खासियत देखकर, इसमें इसकी उपलब्धियां देखकर सबको CFC बड़ी ही अच्छी खोज लगी, और सबको लगा, पर लोगों ने आगे सोचा नहीं था कि इसके दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम क्या होंगे। इस तरह ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुई। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह अब CFC ने ले ली, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को पहले ये सिद्ध हो चुका था कि इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ थी। तो अब क्या किया उन्होंने, CFC ने क्रांति ला दी। इसका फिर क्या होने लगा, इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। जो हमारे उद्योग थे उनमें एक क्रांति आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिक का उत्पादन होने लगा, और घरेलू कीटनाशक आप इस्तेमाल करते हैं मॉस्किटो के लिए, हिट, ऑल आउट, ये सब में इसका इस्तेमाल होने लगा। प्रसाधन सामग्री पहले भी समझाया, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स है, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशन में इसका खूब इस्तेमाल होने लगा, बिना कुछ सोचे समझे। अब CFC यौगिकों का एक खास गुण था कि ये नष्ट नहीं होते। आपको वो याद है, रिसाइकल होना चीज़ों को, तो ये चीज़ें ना नष्ट ही नहीं होती, ये एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रह जाती हैं हमेशा के लिए। और इसका न तो ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, अभी मैं समझा देती हूँ। ऑक्सीकरण पदार्थ एवं ऑक्सीजन के संयोग की एक क्रिया होती है। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन चीज़ों को गला देती है या सुखा देती है। पर अब क्या हुआ, न तो इसका ऑक्सीकरण हुआ और न ही इसका अपघटन, न ये कम होती थी और न ये खत्म होती थी, न ये रिसाइकिल हो सकती थी, और मानिए ये पानी से भी नहीं घुलती थी। यहाँ स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता कि इस इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। तो आखिर ये सारे पॉल्यूटेंट जाते किधर हैं। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक SS रॉलैंड ने इस बात का ध्यान उठाया
और बोला कि आखिर इसका जो आप इतना उत्पाद कर रहे हैं तो क्या ये इस धरती से खत्म होगी, इसके कुछ ना कुछ तो दुष्प्रभाव होंगे। तो यह प्रश्न उठाते ही दूसरे वैज्ञानिकों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। आगे का पन्ना देखते हैं। यह देखने के पहले हम कठिन शब्द एक बार देख लेते हैं। शोध पत्र शैक्षणिक प्रकाशन की एक विधा है। शोध पत्र जिसे हम रिसर्च पेपर भी कहते हैं। देखिए, रिसर्च पेपर है। शोध पत्र का मतलब प्रतिष्ठित, आदर प्राप्त, निष्कर्ष, परिणाम, आतंकित, भयग्रस्त, भय, डर जाना, आतंकित हो जाना। आतंकवादी आतंक तो फैलाते हैं, भय फैलाते हैं। पुष्टि, मजबूत, छीज जाना, घट जाना। और छिद्र है, छेद के लिए बोला जाता है। चेताया, जगाना, वृद्धि, बढ़त, संपर्क में आना, मेल से कुछ बना हुआ, और है अभिक्रिया। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है, जिसे वस्तुतः, असल में, निष्क्रिय, क्रियाहीन, सक्रिय, जो क्रिया कर रहा हो, खपत, खर्च, शोध, खोज। ये मैं शब्द यहाँ पर नहीं डाले हैं, पर जैसे जैसे आपको पाठ समझाऊंगी तो बताती जाऊंगी। ऑक्सीकरण मैंने आपको समझा ही दिया, पदार्थ एवं ऑक्सीजन के संयोग की क्रिया। तो ये जो एफ.एस. रोलैंड थे, उन्होंने जब ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने इस दिशा में कई वर्षों तक अनुसंधान करने के बाद सबको ये बात बताई। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। सब लोगों का ध्यान इस तरफ हुआ कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था ना कि यह एक यौगिक इतनी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया, परिणाम दिया कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। ओजोन की परत में छेद हो गए हैं और यह नष्ट कर रहे हैं। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत तो दी नहीं। वैसे भी जब कोई नया शोध होता है तो लोग एकदम से उसे अपनाते नहीं हैं। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया। कुछ यहाँ तक लोगों ने उन्हें कहा यह तो भयग्रस्त पर्यावरणवादी है और उनकी हंसी भी उड़ाई गई, उपहास का मतलब। लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में 1985 ईस्वी में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। जब उन्होंने भी अनुसंधान किए तो पता चला रोलैंड गलत नहीं कह रहे थे। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफी छिद चुकी है और उसकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। तो अब ये जो टीम थी ब्रिटिश सर्वे की, उन्होंने अनुसंधान किए और फिर पुष्टि की, बोला बिल्कुल सही कहा है रोलैंड ने। और दक्षिणी हमारा जो ध्रुव है, साउथ पोल, वहाँ पर ओजोन की जो परत है ना, उसमें जैसे आपने देखा चाय छानने की छलनी में कैसे छेद होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद हो चुके हैं और उसकी वजह से इन छोटे छोटे छेदों से एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी, सैटेलाइट भेजी गई निम्बस नाम की, उसने भी जो चित्र खींच के भेजे, उसमें भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई, सही साबित हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताना मतलब वार्निंग देना, सावधान करना कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया, और आप देखेंगे ये 1985 की बात है, हम आज तक ओजोन के खिलाफ काम करे चले जा रहे हैं और उसमें और छेद बढ़ते जा रहे हैं। यह विघटन रोका न जा सका। ओजोन परत के छींकने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी। देखिए, जब छेद हो जाएंगे ना तो सूर्य की गर्मी भी अधिक से अधिक हमारी तरफ आएगी। अभी वो जो गर्मी हमें राहत देती है, वह गर्मी हमें तकलीफ देने लगेगी। तथा अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियों का मतलब होता है बीमारियां फैलेंगी। त्वचा से, त्वचा मतलब स्किन की डिजीज फैलेंगी। त्वचा के कैंसर की रोगियों की संख्या लाखों में हो जाएगी। अभी ही कैंसर के रोगी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सोचिए, स्किन कैंसर की
और ज़्यादा रोगी बढ़ जाएंगे तो हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति होगी। CFC रसायन चूँकि हवा से हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। जितना ज़्यादा हम CFC के से बने हुए जैसे फ्रिज, एयर कंडीशन जैसी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा उसमें से ये CFC की रसायन निकलेंगे, और क्योंकि ये हवा से हल्के हैं तो यह मुक्त होकर वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन हो जाता है, फोटोलिसिस हो जाता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा हो जाते हैं, और क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे खींचती चली जाती है। ये पूरे प्रोसेस से ओजोन और ज़्यादा पतली होती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे, गंधहीन, रंगहीन समझते थे और रिएक्शन नहीं करेगी समझते थे, वह इतनी रिएक्टिव है, इतनी सक्रिय है, इतनी ज़्यादा क्रियाशील है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये ओजोन की लेयर को तोड़ता चला जा रहा है। ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होती है और इसकी चेन बनती चली जा रही है, रासायनिक क्रिया बढ़ती चली जा रही है और लाखों लाख ओजोन के अणु और एटम्स टूटते चले जा रहे हैं, कण टूटते जा रहे हैं। ऐसी श्रृंखला मैं पढ़ चुकी। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध में अब देखिए 74 की बात कर रहे हैं, 74 की बात कर रहे हैं, और इसकी खपत मतलब खर्च इतना करते थे हम 9 लाख टन। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र का आकार बढ़ता जा रहा है, और अब तो खपत बढ़ती ही जा रही है। सब एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, सबके घरों में रेफ्रिजरेटर है, तो अब इसका कोई हल हमें ढूंढना पड़ेगा। चलिए आगे का देखेंगे। हाल के वर्षों में उत्तरी, पहले दक्षिणी ध्रुव की बात की थी, अब हम उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे, पोल जिसको बोलते हैं। इसको पढ़ने के पहले कठिन शब्द समझिए। चिंतनीय, चिंता का विषय, आवरण, परत या पर्दा, मसौदे, प्रारूप, प्रावधान, कानून, कटौती, कम करना, अंश कम करना, मतभेद, राय न मिलना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसको बोलते हैं, हस्तांतरण, सौंपना, वहन करना, ढोना, खपत, खर्च, विस्थापन करना, हटाना, कोष, खजाना, रियायतें, छूट देना, रियायतें सेल में छूट मिलती है ना, उसको रियायत देना बोलते हैं, विकल्प, पर्याय, और मौजूद, उपस्थित को बोलते हैं। आ जाते हैं हम अपने पाठ पर। पेज नंबर 53 पे आ चुके हैं हम, दूसरे वाले उसके पास पे ध्यान दीजिएगा। तो अब जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, हमारा नॉर्थ पोल के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय है। देखिए यह एक छतरी है जो हमारी पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रही है। अब जो ये छिद्र हैं, ये जो खींच रही है, कहाँ से खींच रही है? उत्तरी ध्रुव से भी। तो अब ये जो हो गया बड़ा ही चिंता का विषय। आज का पाठ यहीं तक, आगे का पाठ हम कल समझेंगे।